हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ ए कंपनी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, बिकॉज डियर स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट शेयरिंग इज केयरिंग। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ईच क्वेश्चन मतलब आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए अटेंड करना होता है। एक क्वेश्चन आपने अटेंड किया तो आपके 2 मार्क्स फिक्स होते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए आपको जो कंटेंट है वो 2 to 3 लाइंस आप लोगों को लिखना होता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्टर को लेकर। नाउ जैसे डायरेक्टर वर्ड हमें सुनने मिलता है तो हम सोचते हैं हाँ मूवीज में भी डायरेक्टर होते हैं जो डायरेक्शन वगैरह देते हैं मूवी को, कैसे मूवी बनेगी, किस तरीके से रोल प्ले करना है। तो यहाँ पर कंपनी में भी जो है ना डायरेक्टर होता है जो गाइडेंस देता है, जो मैनेज करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसको आपको लिखना किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो बोर्ड है उसमें डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, इज अ डायरेक्टर। और इसको सिंपली अगर हम सरल शब्दों में सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे तो डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज करने के लिए, डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एंड सुपरवाइज करने के लिए जो कंपनी के टास्क है, अफेयर्स है, जो एक्टिविटीज है उसको सुपरवाइज करने के लिए, डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एंड एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। एंड ये जो बंदा होता है वो ओनली एन इंडिविजुअल पर्सन होता है। यहाँ पर कोई फर्म या कोई कॉर्पोरेट या कोई ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर नहीं बन सकता। डायरेक्टर बनने के लिए सिंगल बंदा होना चाहिए, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। तो आपने इतना कंटेंट लिखा तो आपका 2 मार्क्स फिक्स हो जाता है। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो ये जो सारा है जो कंटेंट वो टेक्सचुअल कंटेंट है, यहाँ वहां कहीं से नहीं है। टेक्स्ट बुक को रेफर करके मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स जो है वो प्रिपेयर किए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, ये वो डायरेक्टर है हु बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ, या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा या फिर एक एग्रीमेंट बनाएगी कंपनी, एन एग्रीमेंट विद अ कंपनी, और बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग या फिर जनरल मीटिंग में कॉमन जो कंसेंट है वो कॉमन जो डिसीजन है वो लिया जाता है, और बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एमडी को सिलेक्शन करते हैं, और बाय वर्च्यू ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में मेंशन होता है कि एमडी होना चाहिए कंपनी का कर। सो यहाँ पर इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स, इसके पास जो है कंप्लीट पावर्स होते हैं। हम सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी की भी, कंपनी की जो टास्क है, एक्टिविटीज है उसे कैसे मतलब चलाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इनके पास जो है सब्सटेंशियल पावर्स होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पास में। इन्हें फ्रीडम होता है डिसीजन लेने के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए डिसीजन लेने का इन्हें जो है पूरा हक होता है मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर का इज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है। देयर अपॉइंटमेंट इज मेड फॉर अ 5 years, 5 years के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का। नाउ जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एज पर द सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एनी डायरेक्टर अदर देन, कोई भी डायरेक्टर अदर देन, किससे अदर देन, तो मैनेजिंग डायरेक्टर से, होल टाइम डायरेक्टर से और नॉमिनी डायरेक्टर से, जो अलावा उनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करार देते हैं। दे आर टर्म्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नाउ ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 5 consecutive years, 5 consecutive ईयर्स तक ये लोग मतलब जो है ऑफिस का टर्म कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इनका जो रीअपॉइंटमेंट भी, ये दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब वो फिर से एप्लीकेशन दे सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। दे आर अलाउड टू फॉर द रीअपॉइंटमेंट। नाउ ही इज, अभी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उनमें कौन कौन से क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ही इज एक्सपेक्टेड टू पोजेस एप्रोप्रिएट स्किल होनी जरूरी है, देन एक्सपीरियंस उनको होना जरूरी है,
कंपनी के जो अफेयर्स को लेकर, कंपनी के बिजनेस को लेकर, रिलेटेड टू द कंपनी का बिजनेस। देन नॉलेज इन द फील्ड्स ऑफ लॉ, लॉ का नॉलेज उन्हें होना जरूरी है। मैनेजमेंट, सेल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज, टेक्निकल प्रोसेस एंड ऑपरेशंस का भी इन्हें जो है रिलेटेड टू द कंपनी इन्हें नॉलेज होना जरूरी होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। नाउ फोर्थ वन इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज होल टाइम डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम होल टाइम डायरेक्टर भी बोलते हैं एंड दे आर इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ये फुल टाइम, होल टाइम जो वर्ड है वो ही हमें सजेस्ट करता है कि पूरे टाइम, फुल टाइम के लिए। तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी, दे आर considered as an employee of the company. They play an important role in day to day management। जो डेली का मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया ना होल टाइम डायरेक्टर, तो डे टू डे जो मैनेजमेंट है कंपनी का उसको ये देखते हैं, बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड फॉर ऑल द प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिकल पर्पसेस, सारे के सारे जो प्रैक्टिकली जो रिक्वायरमेंट है, दे आर गिवन मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इनको मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती है, इनके ड्यूटीज होते हैं। एंड सुटेबल टाइटल लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर का टाइटल इन्हें रिसीव होता है, या फिर फाइनेंस डायरेक्टर का एक्सेट्रा, इन्हें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये टाइटल रिसीव होता है। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं और आपको आसानी भी होगी आंसर्स अटेंड करने के लिए कि भाई कितना कंटेंट और कैसे लिखना चाहिए। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ वन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? तो नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब आउटसाइडर डायरेक्टर हम बोल सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नोन एज आउटसाइडर डायरेक्टर। एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब ये कोई भी जो भी डे टू डे, ये अपोजिट हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपोजिट हो गया। ये जो डे टू डे मैनेजमेंट है कंपनी का उसको कवर अप नहीं करता है। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज, therefore hold नॉन एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टर जो टाइटल है, therefore hold नॉन एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल पोजीशंस इनको रिसीव होती है। एंड ही इज अपॉइंटेड टू गेट इंडिपेंडेंट आइडियाज। इनका जो अपॉइंटमेंट क्यों होता है? तो इनसे जो है, इनसे फायदा क्या है कंपनी को, क्यों इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए? तो इसके लिए क्या है कि कंपनी को इनसे जो है इंडिपेंडेंटली इनके जो आइडियाज रिसीव होते हैं कि भाई इनका क्या कहना है, इनका मत क्या है, इनका पर्सपेक्टिव क्या है किसी भी परफॉर्मेंस को लेकर या कोई भी डिसीजन लेना है। तो दैट मीन्स इनको सेकंड ओपिनियन के लिए या ऑल्टरनेट वॉइस के लिए बोर्ड जो है अपॉइंट करती है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो बोर्ड है वो अपॉइंट क्यों करती है? ताकि इनके इंडिपेंडेंट आइडियाज, पर्सपेक्टिव कंपनी की कोई भी डिसीजन को लेकर या सेकेंड ओपिनियन के लिए इन्हें रखा जाता है। देन सेकेंड वन इज द नेक्स्ट सिक्स्थ वन, ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु इज नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड, जिसे बोर्ड ने नॉमिनेट किया है टू एक्ट इन द प्लेस ऑफ एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्टर। अगर कोई भी डायरेक्टर एब्सेंट है, इन केस कोई भी डायरेक्टर एब्सेंट है, आया नहीं है या आ रहा नहीं है, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है बाय द बोर्ड। बोर्ड ही इन्हें अपॉइंट करती है एंड हिज अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी, तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो लेस देन 3 मंथ्स का नहीं होता है, कैन नॉट बी फॉर लेस देन 3 मंथ्स, मतलब मिनिमम 3 मंथ्स का इनका अपॉइंटमेंट होता है। दैट इज अपॉइंटमेंट इज फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, कम से कम 3 महीने का इनका अपॉइंटमेंट होता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर का। Now the next one is the seventh question है, कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी कब अराइज होती है, कैसे अराइज होती है? कैजुअली कैसे अराइज होती है? तो अंडर सेक्शन 161(14) कैजुअल वैकेंसी इज क्रिएटेड ड्यू टू डेथ, डेथ की वजह से, या फिर कोई डायरेक्टर रिजाइन कर देता है मिड ऑफ द उसका टर्म कंप्लीट होने के पहले, अगर किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया या किसी की डेथ हो गई, तो उस केस में कैजुअल वैकेंसी जो है वो अराइज होती है। तो अंडर सेक्शन 161(14) कैजुअल वैकेंसी इज क्रिएटेड ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए डायरेक्टर विच इज फिल्ड बाय बोर्ड। इसे फिल कौन करता है? तो इसे बोर्ड फिल करता है, मतलब बोर्ड ही अपॉइंट करता है इनके जगह पे दूसरे डायरेक्टर को एट द बोर्ड मीटिंग में। सच एन अपॉइंटमेंट इज वैलिड, ये जो अपॉइंटमेंट है कब तक वैलिड होता है? इस बंदे को कैजुअल वैकेंसी अराइज होने पर जिस डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है सीट वेकेंट होने पर, तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है इज वैलिड ओनली अप टू द टाइम ऑफ वेकेटिंग डायरेक्टर्स इन कंप्लीट टर्म। मतलब जो डायरेक्टर ने जगह, जिस डायरेक्टर की सीट खाली हुई है, मान लो उसका टर्म 5 महीने का ही बचा है,
तो वो 5 महीना जो इनकम्प्लीट 5 मंथ्स है उतना ही ये जो कैजुअल वैकेंसी की जगह पे जो डायरेक्टर आएगा वो कंप्लीट करेगा। इसका मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स में उसका जो अपॉइंटमेंट है वो 5 मंथ्स के लिए होगा। अगर 10 मंथ्स बाकी है टर्म को कंप्लीट होने में तो 10 मंथ्स के लिए अपॉइंटमेंट होगा। अगर 3 इयर्स बाकी है तो 3 इयर्स के लिए अपॉइंटमेंट होगा कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर का। नाउ जो नेक्स्ट टर्म है वो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होता है? एन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज फाइनेंस। ये वो बंदा होता है जो कंपनी के फाइनेंस को लेकर जवाबदार होता है, जिम्मेदार होता है। तो उसे हम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोलते हैं। कंपनी का CFO जिसे हम एब्रिविएशन यूज करते हैं। तो ही इज अपॉइंटेड, ये जो बंदा है वो रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में जो है कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में भी उसे अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर मे बी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए उसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है कंपनी की तरफ से। नाउ CFO हेल्प्स इन एनालाइजिंग। ये काम क्या करता है? इसका काम क्या? तो ये एनालाइज करने में एंड रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में, स्टडी करना, डीप स्टडी करना और फिर उसको आइडेंटिफाई करना कंपनी के स्ट्रेंथ्स कौन से है, कंपनी की वीकनेसेस कौन से है। तो ये स्वॉट एनालिसिस का काम करते हैं, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को ये स्टडी करते हैं। नाउ ही नीड नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नाउ यहाँ पर ये जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं होते हैं। ही हैज टू कंपल्सरीली साइन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी के होते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कंपल्सरीली ये उन्हें साइन करने पड़ते हैं। चीफ जो फाइनेंशियल ऑफिसर है उनको साइन करना ही पड़ता है इन डॉक्यूमेंट्स पे। ऑडिटेड जो रिपोर्ट्स होती है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, तो उस पे इन्हें साइन करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। अभी ये कौन से जितने भी फंक्शंस है एक कंपनी सेक्रेटरी को कवर अप करने पड़ते हैं, उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी अंडर द एक्ट, एज पर द कंपनी एक्ट। इस बंदे को जो है वो अपॉइंट किया जाता है। एंड ही शुड बी अ मेंबर ऑफ ICSI। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का इसे के तहत ये मेंबर होना चाहिए, उसका मेंबर होना जरूरी है। कोई भी जो CS जो है, CS अगर कोई बंदा करता है, आप लोग भी CS कर सकते हैं। 12th के बाद में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है कि भाई आपने सेक्रेटरी प्रैक्टिस लिया है, आप CS के कोर्स के लिए जा सकते हो। जैसे CA का कोर्स होता है वैसे CS का भी कोर्स होता है, कंपनी सेक्रेटरी का भी। तो ही शुड बी अ मेंबर ऑफ ICSI। ICSI का मेंबर होना जरूरी है ये। एंड इज अपॉइंटेड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती है, मतलब बोर्ड कॉमन जो कंसेंट जो पास करती है मीटिंग में कि भी कौन बंदा कंपनी सेक्रेटरी होगा। तो ही हैज टू फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड बाय द बोर्ड। बोर्ड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करती है वो इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, वो इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। क्या होता है? तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जैसे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो फॉर्मुलेट किए जाते हैं, तो इसे फॉर्मुलेट कौन करता है? तो द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जो ICSI है वो लोग फॉर्मुलेट करते हैं। एंड इनका जो अप्रूवल है वो कौन देता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनका जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट अफेयर्स वाला डिपार्टमेंट है, वो इसे फाइनलाइज करते हैं, इसे अप्रूवल देते हैं। द मेन पर्पस ऑफ क्यों हमें जो है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बनाना, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, हम लोगों ने स्टडी किया है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS, वैसे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है जो यहाँ पर रूल्स जो है, द मेन पर्पस इसका क्या है ऑफ सेटिंग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इज टू स्टैंडर्डाइज डाइवर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। भाई सब अपने अपने तरीके से अगर सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस को कवर अप करेंगे तो नहीं चलेगा ना, अलग अलग रूल बनाएंगे नहीं चलेगा। तो यूनिवर्सली मतलब यहाँ पर हमारे इंडिया के हिसाब से कौन कौन से सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के रूल होने चाहिए, तो वो यहाँ पर एक सेट ऑफ रूल्स बनाया जाता है ताकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को स्मूथली फंक्शन कर सके। जो एक्टिविटीज है जॉइंट स्टॉक कंपनीज की वो स्मूथली रन हो सके, तो उसके लिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होना जरूरी है।
जो कि ICSI फॉर्मुलेट करती है, जिसका अप्रूवल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट, वो उसे अप्रूवल देता है। नाउ 11th वन इज सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करेंगे तो सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो भी जरूरी है। सेक्रेटरियल ऑडिट का मीनिंग क्या है, वो सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर लिखने होंगे। तो दिस इज एन ऑडिट, ये वो ऑडिट है जो कि चेक करता है, विच चेक्स द कॉम्प्लायंस ऑफ वेरियस लेजिस्लेशन, बहुत सारे लॉ इंक्लूडिंग कंपनी एक्ट को फॉलो करना, देन अदर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज जो एप्लीकेबल है कंपनी को, तो वो सबको ये सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो चेक करता है। इसीलिए तो CS को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होते हैं विच आर रिलेटेड टू द कंपनी अफेयर्स को लेकर, कंपनी के एक्टिविटीज को लेकर। तो इट एम्स एट डिटेक्टिंग एरर्स। सेक्रेटरियल ऑडिट करना मतलब वो एरर, कोई गलती है, कोई मिस्टेक है तो उसको डिटेक्ट करता है, उसको पहचानते हैं इन द कॉम्प्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी एक्ट। मतलब अगर कोई भी जगह पर अगर रूल अप्लाई नहीं हुआ है, कंपनी एक्ट के तहत कोई रूल फॉलो नहीं हुआ है, तो उसको ये डिटेक्ट करता है, उसको रेक्टिफाई करता है। एंड इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द रेगुलेटर्स, जो रेगुलेटर्स है वो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है। रेगुलेटर मतलब जो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट है एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, इन सबको ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। क्योंकि सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो आप ऐसे समझ लो कि इवैल्यूएशन करता है, परफॉर्मेंस मतलब कीनली इवैल्यूएट करता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन सब टास्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कामकाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नाउ द 12th वन इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें इलेक्ट कौन करता है। जैसे हमारे जो कंट्री के PM है तो उन्हें किसने इलेक्ट किया, वी पब्लिक, हम लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, राइट। वो इलेक्शन के बाद में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं उनके बिहाफ में काम करने के लिए। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है वो स्कैटर्ड है ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ वहां फैले हुए है और वो लोग कामकाज नहीं देख सकते हैं, इसीलिए वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग एंड दिस इज द हाईएस्ट बॉडी, और ये सबसे टॉप मोस्ट बॉडी होती है विथ एक्सटेंसिव पावर्स। इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ पावर्स होते हैं, कॉम्प्राइजिंग ऑफ सेवरल डायरेक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स देखे कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है, कैजुअल डायरेक्टर होता है, MD होता है। तो ये सारे जो है इन सब से कॉम्प्राइज्ड होता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स, अपने अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट्स होते हैं, अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नाउ इन लोगों को जो है सर्टेन पावर्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द बिजनेस इनको अलॉटेड है शेयर होल्डर्स की तरफ से, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने इनको अलॉट किए हैं पावर्स है टू कंट्रोल, क्योंकि यही जो है डे टू डे एक्टिविटीज वगैरह में इन्हीं में से जो इनका ही रिप्रेजेंटेटिव होगा एज अ MD, एज अ होल टाइम डायरेक्टर। तो यहाँ पर they are allotted with certain powers to control and manage the business। आई होप कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपको अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने, तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक छोटी सी सिचुएशन और केस स्टडी दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि मिस्टर ए इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट। मिस्टर ए कौन है, कॉमर्स ग्रेजुएट है एंड ही हैज वास्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट। उसको बहुत लार्ज एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, उसको काफी जानकारियां हैं। एंड ही विशेस टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ PQR कंपनी लिमिटेड। वो PQR कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर बनना चाहता है। तो इस सिचुएशन को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिसके आंसर आप लोगों को देने हैं। नाउ इज ही रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन DIN? DIN क्या होता है हम लोगों ने स्टडी किया है। हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव्स है, आप लोगों ने अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर अप किए, तो वहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं जो कंपल्सरीली अगर किसी को कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो उसे के पास DIN होना चाहिए। तो यहाँ पर इज ही रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन DIN, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो यस आएगा। कैन PQR कंपनी लिमिटेड ऑब्जेक्ट टू हिज डायरेक्टरशिप ऑन लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन? कोई स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास, ही इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट ओनली। तो क्या PQR कंपनी उसकी डायरेक्टरशिप के लिए मना कर सकती है, कोई ऑब्जेक्शन ले सकती है? तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर नहीं ले सकती है,
क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफाइड जो है कोई रूल नहीं है क्वालिफिकेशन को लेकर, तो इसको भी हम आंसर सिस्टमेटिकली लिखेंगे। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन है कि इफ सी वाला, इफ ही इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर कंपनी लिमिटेड, अगर उसको पीक्यूआर कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर अपॉइंट किया तो इज ही एंटाइटल्ड टू द रेम्यूनरेशन, क्या उसको सैलरी मिलेगी? रेम्यूनरेशन मतलब क्या, वो सैलरी का हकदार है? तो ये सारे आंसर्स अभी आपको सिस्टमेटिकली अभी रिसीव होने वाले हैं। सबसे पहला जो आंसर है क्वेश्चन का, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन DIN, तो यस मिस्टर ए इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, क्योंकि ये कंपल्सरी है, एज इट इज कंपल्सरी DIN, एज इट इज कंपल्सरी टू एक्वायर DIN। DIN का फुल फॉर्म है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज कंपल्सरी टू एक्वायर DIN टू बिकम एक डायरेक्टर बनने के लिए DIN नंबर होना जरूरी है। देन क्वेश्चन नंबर बी जो है, कैन PQR लिमिटेड टू ऑब्जेक्ट टू हिज डायरेक्टरशिप ऑन लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन, तो नहीं, PQR कंपनी लिमिटेड कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू हिज डायरेक्टरशिप एज द कंपनी एक्ट हैज नॉट प्रिस्क्राइब, क्योंकि कंपनी एक्ट ने ऐसा कोई भी एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई नहीं किया है डायरेक्टर बनने के लिए। तो भाई वो कॉमर्स ग्रेजुएट है तो कोई बात नहीं, ही इज हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट में, तो ही इज एलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर। तो यहाँ पर PQR कंपनी लिमिटेड कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू हिज डायरेक्टरशिप। कारण क्यों नहीं ऑब्जेक्ट कर सकते? एज द कंपनी एक्ट हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी, क्योंकि कंपनी लॉ के हिसाब से, कंपनी रूल के हिसाब से चलना पड़ता है, एनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टू बिकम ए डायरेक्टर। Then क्वेश्चन नंबर सी, इफ ही इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड, उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स, इफ ही इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ PQR कंपनी लिमिटेड देन ही इज एंटाइटल्ड टू गेट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, तो उसको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है वो रिसीव होगा। अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है तो उसे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी रिसीव हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर जेड इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का वो जो है मेंबर है। तो ये मेंबर होने का फायदा क्या होता है भाई? उसको अगर CS वो कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है तो उसके लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है, ही इज एलिजिबल फॉर दैट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें क्वेश्चंस पूछे गए ऑन द बेसिस ऑफ दिस मिस्टर जेड क्या है, तो कैन मिस्टर जेड बी अपॉइंटेड एज प्रो टेम सेक्रेटरी, क्या उसे प्रो टेम सेक्रेटरी के रूप में उसे अपॉइंट किया जा सकता है? क्योंकि जो प्रो टेम सेक्रेटरी होता है अपॉइंटेड बाय प्रमोटर्स, उसे प्रमोटर्स अपॉइंट बाय प्रमोटर्स मे और मे नॉट बी अपॉइंटेड एज अ रेगुलर सेक्रेटरी, उसको एज अ रेगुलर सेक्रेटरी जरूरी नहीं है कि वो अपॉइंट करे, वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और जो प्रो टेम सेक्रेटरी होता है वो हेल्प करता है इन फुलफिलिंग डिफरेंट फॉर्मेलिटीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान पे। तो यहाँ पर कंपनी के फॉर्मेशन में क्या इसके अपॉइंट कर सकते हैं? कैन मिस्टर जेड वर्क एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर, वो एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर क्या वो काम कर सकता है? अभी यहाँ पर उसको जो एक सेक्रेटरी को जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्वालिटी तो मिस्टर जेड में है, क्या वो कर सकता है? तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो है मिस्टर जेड को अगर करना है तो वो सेक्रेटरियल ऑडिट भी कर सकता है। देन नेक्स्ट है कि मिस्टर जेड विशेस टू बी एम्प्लॉयड एज अ होल टाइम सेक्रेटरी, वो एज अ होल टाइम सेक्रेटरी काम करना चाहता है इन कंपनीज ABC लिमिटेड एंड OPC लिमिटेड, इज ही अलाउड, क्या उसे अलाउड है ऐसा करना? तो अभी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। होल टाइम सेक्रेटरी होता है वो 2 जगह पे बन सकता है क्या? तो उसका आंसर भी आपको अभी यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि प्रो टेम सेक्रेटरी ऑफ LMN लिमिटेड, प्रो टेम सेक्रेटरी के रूप में वो आ सकता है क्या, बन सकता है क्या? तो यहाँ पर मिस्टर जेड कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रो टेम सेक्रेटरी ऑफ LMN लिमिटेड, LMN लिमिटेड का प्रो टेम सेक्रेटरी बन सकता है विच इज अंडर फॉर्मेशन, क्योंकि इसका मतलब प्रो टेम सेक्रेटरी कहाँ बनता है? जब कोई कंपनी अंडर फॉर्मेशन रहती है, कंपनी का काम मतलब उसका फॉर्मेशन की शुरुआत हुई होती है जहां पर प्रोमोटर्स अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर हमको वही लिखना है कि मिस्टर जेड कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रो टेम सेक्रेटरी ऑफ LMN लिमिटेड विच इज अंडर फॉर्मेशन एज ही इज द मेंबर ऑफ, और वो क्यों बन सकता है? बिकॉज वो मेंबर है ICSI का। अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो ICSI का मेंबर होना जरूरी है, उसका मेंबर होना जरूरी है। So the first secretary is appointed by the promoters of the company. तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी होता है
फर्स्ट सेक्रेटरी, प्रो टेम सेक्रेटरी का मतलब फर्स्ट सेक्रेटरी, इसका मीनिंग होता है फर्स्ट सेक्रेटरी। तो फर्स्ट सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं। देन आपका बी क्वेश्चन है, कैन मिस्टर जेड वर्क एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर? यस, मिस्टर जेड कैन वर्क एज सेक्रेटरियल ऑडिटर एज ही इज अ मेंबर ऑफ ICSI, उसके पास वो क्वालिफिकेशन है। देन मिस्टर जेड विशेस टू बी एम्प्लॉयड इन 2 कंपनीज, तो होल टाइम जो सेक्रेटरी होता है कैन नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन 1 कंपनी, एक कंपनी से ज्यादा कंपनी में वो काम नहीं कर सकता है होल टाइम सेक्रेटरी। सो हियर मिस्टर जेड इज नॉट अलाउड, यहाँ पे मिस्टर जेड को अलाउड नहीं है टू वर्क एज अ होल टाइम सेक्रेटरी इन कंपनीज ABC लिमिटेड एंड OPC लिमिटेड, दोनों कंपनी में वो एक साथ काम नहीं कर सकता एज अ होल टाइम सेक्रेटरी। तो आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे हैं, कैसे आंसर लिखने होंगे। नाउ मिस्टर एम विशेस टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ QRS लिमिटेड, मिस्टर एम जो है वो QRS लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता है, तो क्या वो बन सकता है? यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछा है कि द एज ऑफ मिस्टर एम, जो मिस्टर एम का एज है वो 30 ईयर्स है, कैन ही बी अपॉइंटेड एज MD ऑफ ए कंपनी? वो MD कंपनी का एज ए MD वो अपॉइंट हो सकता है क्या? तो हो सकता है भाई, ही कैन बी अपॉइंटेड एज MD ऑफ ए कंपनी, क्योंकि जो MD बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 70, तो बन सकता है। इसको हम आंसर लिखेंगे, कैसे लिखना है सिस्टमेटिकली आपको बताऊंगी। इज इट नेसेसरी दैट मिस्टर एम शुड बी वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ QRS लिमिटेड? ये क्या जरूरी है क्या? तो यस, वन मस्ट बी द डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड, नेसेसरीली डायरेक्टर होना, बोर्ड का डायरेक्टर होना जरूरी है अगर उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो। देन फॉर हाउ लॉन्ग ए पीरियड QRS लिमिटेड कैन अपॉइंट मिस्टर एम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर? कितने समय के लिए वो मैनेजिंग डायरेक्टर कर मिस्टर एम को अपॉइंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि एज 30 है, 30 ईयर्स एज है, तो MD बन सकता है कि? तो यस, मिस्टर एम इज 30 ईयर्स ओल्ड, ही कैन बी अपॉइंटेड एज MD ऑफ ए कंपनी, उसको एज ए MD अपॉइंट किया जा सकता है। एज मिनिमम एज शुड बी, बिकॉज क्या है कि जो मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 70 ईयर्स, क्योंकि MD बनने के लिए मिनिमम जो एज है, एज का रिक्वायरमेंट 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 70 ईयर्स है, तो वो तो 30 ईयर्स का ही है। सो ही इज एलिजिबल फॉर द MD's पोस्ट, इसके लिए वो MD की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो सेकंड क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू बी अ वन ऑफ द डायरेक्टर? तो यस, इट इज नेसेसरी दैट मिस्टर एम शुड बी वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ QRS, ही शुड बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, उसको बोर्ड फिर अपॉइंट करती है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो बोर्ड का डायरेक्टर होना जरूरी है, वन ऑफ द डायरेक्टर होना जरूरी, मतलब डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर वो भी होना चाहिए। देन फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड, तो कितने समय के लिए? तो QRS लिमिटेड कैन अपॉइंट मिस्टर एम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वो मैनेजिंग डायरेक्टर कर उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। आप अपने आंसर्स को नोट डाउन करके रखिए कहीं पे, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स के टाइम पे कोई डिफिकल्टी ना हो। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो आने तक आपको ये नोट्स जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं अपने नोटबुक में, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।